दोस्तों यूं तो सांप और नेवले की दुश्मनी बहुत पुरानी है और इनके बीच इस रंजिश को इंसान भली भांति जानते हैं। इसलिए ही शायद अगर एक आम इंसान को नेवला दिख जाए तो वो उतना नहीं चौंकता, लेकिन कहीं उसका जानी दुश्मन सांप दिख जाए तो अच्छे से अच्छे इंसान की भी रूह कांप जाती है और फिर उसके बाद वो दुनिया को तब तक सर पे उठाए रखता है जब तक उस सांप को अपने से दूर नहीं कर देता। इसका सीधा सा कारण ये भी है कि सांप कहीं ना कहीं इंसान के लिए खतरा साबित होता है और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो खतरे को सबसे पहले खत्म करना चाहता है। इसलिए ही इंसान सांप के जानी दुश्मन से इतना बैर नहीं रखता। अगर उसे कहीं नेवला या उसके होने के सबूत मिल भी जाते हैं तो वो मनी मन खैर मनाता है कि चलो कम से कम यहाँ सांप तो नहीं होंगे। इसलिए ही अक्सर किसान नेवले से होने वाली उसकी फसल का नुकसान भी झेल जाता है। लेकिन आज जो कहानी हम आपके सामने उजागर करने वाले हैं उसमें असल में इसका उल्टा हुआ। जी हाँ, ये कहानी है नेवले के आतंक की, जिसके डर से लोगों के जहन में आतंक का वास था। एक खतरे को मिटाने के लिए दूसरे खतरे से हाथ मिलाने का दुष्प्रभाव क्या होता है वो इंसानियत को समझ आने वाला था। दोस्तों आज से लगभग 45 साल पहले ये कहानी घटित तो जापान में हुई, लेकिन इसने सीख पूरी दुनिया को दी। चलिए फिर चलते हैं समय से 45 साल पहले और पलटते हैं इस कहानी के पन्नों को। दोस्तों 80 के दशक में जापान के अमामी ओशिमा नामक द्वीप पर दहशत का माहौल था, जहां हर साल हजारों किसानों और राहगीरों की जान जा रही थी। और ये सिलसिला सिर्फ 1-2 साल से नहीं चल रहा था, बल्कि ये तो पूरे दशक चलने वाला कोहराम था, जिसकी शुरुआत 1975 से ही शुरू हो गई थी। लेकिन इस मामले ने तूल 80 के दशक में पकड़ी, जब ये आंकड़ा 50 या 100 से बढ़कर 1000 के पार पहुंच गया और हर साल ये आंकड़ा और गंभीर रूप लेता जा रहा था। लेकिन ये जान जा क्यों रही थी और क्यों इनका शिकार सिर्फ किसान और राहगीर ही हो रहे थे? तो आपको बता दें, उस समय जापान के अमामी ओशिमा द्वीप पर हाबू नामक सांप का आतंक था। कहते हैं कि ये कोबरा प्रजाति का ही एक सांप था, जो कि बेहद ही जानलेवा था, जिसका जहर किसी भी बड़े से बड़े जानवर को अपना शिकार चुटकियों में बना सकता था। और स्पेशली ये सांप निशाचर प्रवृत्ति का था, तो ये आमूमन अपना शिकार रात के अंधेरे में ही करता था, क्योंकि उस समय तक अमामी ओशिमा द्वीप पर ज्यादातर हिस्से पर वहाँ के मूल निवासी किसानी ही करते थे, जिसके चलते रात बेरात इन किसानों का सामना इन जानलेवा सांपों से हो जाया करता था। वैसे तो यहाँ के किसान इस जानलेवा सांप के खतरे से बखूबी परिचित थे और समय आने पर जब भी उनका सामना इस सांप से होता था तो ये लोग उससे लड़ने या उसको छेड़ने के बजाय उसका रास्ता छोड़ देना ही उचित समझते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जान के जो ना होए वो हो ही जाए अनजाने में। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला। अनजाने में किसानों द्वारा खेती करते समय या खेतों में पानी डालते हुए या राहगीरों के अंधेरे रास्ते में जाते हुए उनकी इन सांपों से नजदीकियां हो ही जाती थी। और इस बात का फायदा उठाकर ये जानलेवा सांप, जो कि शिकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, वो इंसानों को भी अपना शिकार बना लेता था। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये सांप बड़े से बड़े जानवर को भी अपने जहरीले विष से खामोश कर सकता था, तो उसके लिए इंसानों को अपना शिकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कहते हैं कि अगर इस जहरीले सांप के काटने के कुछ घंटों के भीतर अगर उस इंसान को एंटीडोट नहीं दिया गया तो उस इंसान को बचा पाना नामुमकिन हो जाता था। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हाबू सांप कितने ज्यादा जानलेवा होंगे उस द्वीप पर रहने वाले लोगों के लिए। अब क्योंकि उस समय तक जापान में सांप के जहर का कोई भी एंटीडोट नहीं था, और तो और जो थोड़े बहुत एंटीडोट मौजूद थे जो कि उस पीड़ित इंसान की जान बचाने में मदद कर सकते थे, उनका भी उस समय तक जापान के दूर दरार और ग्रामीण इलाकों में मिल पाना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि उस समय तक दूर दरार इलाकों में इन एंटीडोट को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की सुविधा उपलब्ध ही नहीं थी, जिसके चलते पीड़ित इंसान को किसी विकसित शहर ले जाने या वहां से एंटीडोट को मरीज तक पहुंचाने में बहुत समय लग जाता था। जिस कारण हाबू सांप के काटे जाने वाले 10 इंसानों में से 9 इंसानों की मौत तो सिर्फ इस वजह से ही हो जाती थी कि उनको समय से जहर से बचाव के लिए किसी भी तरह का एंटीडोट नहीं दिया जा सका। और बचे एक आध लोग जिन तक समय रहते एंटीडोट पहुंचाया जाता था, वो भी इन एंटीडोट को लेने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, इसके चांसेस भी ना के बराबर होते थे। आमतौर पर यह देखा गया है कि हाबू सांप के काटने से जो लोग समय रहते इन एंटीडोट की वजह से बच गए, वो बाद में या तो अपाहिज हो गए या उनके शरीर के किसी भाग ने काम करना ही बंद कर दिया। अब ऐसे में जब 80 के दशक में इन आंकड़ों में भारी भरकम उछाल आया तो वहां के
लोकल लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया, जिसको देखते हुए वहां की सरकार ने अपने देश के कुछ उम्दा वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई और उनको इस सांप के जहर का एंटीडोट बनाने को कहा, जिसके बाद वैज्ञानिक अपने काम में लग गए। हालांकि इस काम में कितना टाइम लगने वाला था कोई नहीं जानता था, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि एक वैक्सीन को बनाने में जब इतना टाइम लगता है तो वैक्सीन की तर्ज पर ही एंटीडोट को बनाने में कितना समय लगने वाला था। जहां एक तरफ वैज्ञानिक दिन रात इस एंटीडोट को बनाने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ हाबू सांप के काटने से मरने वाले लोगों के मामले बढ़ते ही जा रहे थे, जिससे सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। वो कहीं ना कहीं जानते थे कि वो एंटीडोट के बनने तक हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, जिसके बाद वहां की सरकार ने एक बेहद ही अजीबोगरीब फैसला लिया, जो कि आने वाले समय में उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक होने वाला था। और वो फैसला था कि अब वो विदेशों से सांप के जानी दुश्मन कहे जाने वाले जीव नेवले को एक बड़ी मात्रा में मंगवाने वाले थे, क्योंकि वो जानते थे कि नेवले कितने फुर्तीले होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तेजी से ही हाबू जैसे जहरीले सांप को भी मौत के घाट उतार सकते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, नेवलों की फुर्ती के चलते ये सांप उन्हें डस भी नहीं पाते थे, और अगर गलती से डस भी लिया तो नेवलों के अंदर सांप के जहर को काटने के विषाणु पहले से ही मौजूद होते हैं, जिसके चलते ये नेवले सांप पर हर किस्म से भारी ही पड़ते हैं। वैसे तो नेवले अपना पेट भरने के लिए किसी भी सांप को मार सकते हैं, लेकिन अगर उनका पेट भरा भी हुआ है और उनके सामने कोई सांप आ जाता है तो भी ये नेवले उस सांप को मारने से पहले एक मर्तबा भी नहीं सोचते। इन्हीं कुछ कारणों के चलते जापान की सरकार ने नेवलों को अपने देश में मंगवाना सबसे उचित समझा। अब यहाँ हम आपको ये बता दें कि जापान जैसे देश में मूल रूप से उस समय नेवले नहीं पाए जाते थे, जिसके चलते ही वहाँ की सरकार ने नेवलों को विदेशों से इंपोर्ट करने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से, जहां ये नेवले बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, वहां से इन्हें एक लार्ज स्केल पर इंपोर्ट किया। जिसके बाद इन्होंने इन सभी नेवलों को उन सभी जगह छोड़ दिया जहां सबसे ज्यादा हाबू सांप के काटे जाने के मामले सामने आए थे। जिसके बाद उन्हें इंतजार था चूहे बिल्ली की लड़ाई का, लेकिन जैसे उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि नेवले ठहरे दिन में शिकार करने वाले जानवर, जो कि अमूमन अपना शिकार सुबह के समय करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हाबू सांप निशाचर प्रवृत्ति का सांप है। ये अमूमन रात में ही अपने बिल से बाहर निकलकर शिकार करता है, जिसके चलते नेवलों और हाबू सांपों का सामना हो ही नहीं पा रहा था, जिसके चलते हाबू सांपों के हमलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उनके हमले पहले की तरह ही चालू रहे। जिसके बाद जापान की सरकार सोच में पड़ गई कि उनका उठाया गया कदम आखिर काम क्यों नहीं कर रहा है, जिसको लेकर वो बड़ा परेशान हुए। लेकिन उनको इस प्लान के फेल होने के पीछे का कारण पता नहीं चल रहा था, जिसके कुछ समय बाद ही उन्हें अपना जवाब मिला, वो भी उस रूप में जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब छोड़े गए नेवलों को हाबू सांप शिकार के रूप में नहीं मिले, तो उन्होंने जापान के अमामी ओशिमा द्वीप पर पाए जाने वाले खरगोशों का शिकार करना शुरू कर दिया। और तो और उन्होंने किसानों की फसलों को भी नहीं छोड़ा, और जैसे ही कुछ समय बीता इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर ली। अब ये नेवले जापान के द्वीप पर बड़ी तेजी से फैलते जा रहे थे, और हाबू सांपों को मारने के बजाय ये उल्टा वहाँ के रेयरेस्ट रैबिट्स को और यहाँ के किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे। जिसकी सूचना सरकार को जब लगी तो उनको पता चला कि जो उन्होंने सोचा था असल में उसका उल्टा हुआ था, और अब उनका यही उठाया हुआ कदम उन पर उल्टा पड़ गया था। जिसके बाद वहाँ की सरकार ने तुरंत अपनी गलती को समझा और तुरंत बड़े स्केल पर इन नेवलों को पकड़ने के लिए अमामी ओशिमा द्वीप पर अभियान चलाए और समय रहते इन नेवलों की आबादी पर नियंत्रण पा लिया। हालांकि पूरी तरह से द्वीप से नेवलों को हटाने में सरकार को पूरे 4 से 5 सालों का समय लगा, लेकिन ये घटना आज भी जापान के लोगों के लिए एक बड़ी सीख बनकर रह गई है कि वो चाहकर भी प्रकृति के नियमों को बदल नहीं सकते। वो सिर्फ कर सकते हैं तो इतना कि वो अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें, और वहाँ की सरकार ने किया भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने उसके बाद ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया और एंटीडोट के शोध को और तेज कर दिया। अंततः उसके बाद 21वीं सदी आते ही जापान ने इस जहरीले सांप का एंटीडोट बना लिया, और आज आलम यह है कि सांप के काटे जाने से मरने वाले लोगों की संख्या 1000 में से 1 की है। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची कहानी, जिसके चलते जापान के लोगों की रातों में आज भी नेवलों के डरावने सपने आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।